हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। काफी डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की, तो अब हमने फाइनली से स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन एक फोर्स है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया वो, लेकिन किस तरह की फोर्स है वो अब हमें देखना है। तो फ्रिक्शन कब आती है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव, मतलब जरूरी नहीं है मूव कर रहा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है लेकिन कोशिश कर रहा है मूव करने की, हम उसे फोर्स लगा रहे हैं, कोशिश करवा रहे हैं उसे मूव करने की। ओवर द सरफेस ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो एक फोर्स होगी जो उन दोनों सरफेस के बीच में एक्ट करेगी। एक फोर्स होगी जो दोनों सरफेस के बीच में, जैसे एक मैं बेसिक एग्जांपल लूं, एक बॉक्स है, एक सड़क पे मान लो बॉक्स रखा है, हम उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सड़क है और जो बॉक्स है उसके बीच में एक फोर्स एक्ट हो रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हम आगे इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता क्या है कि वो फोर्स जो बेसिकली हर मूवमेंट को अपोज करता है, मतलब जिस मूवमेंट, जो मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब अगर ये एक बॉक्स है, इसको इस तरफ मूव करना है, तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो इसकी मूवमेंट को अपोज करेगी। दो तरीके की होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बस ब्रीफ बता दूं कि स्टैटिक और, मतलब एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ्रिक्शन एक तरीके की होती है जिसमें वो स्टॉप ऑब्जेक्ट, जब हम स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं तो भी फ्रिक्शन लगती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको भी लगातार प्रेशर देना पड़ता, धक्का लगाना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, उसमें भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगी, और अगर फिक्स नहीं है कि फ्रिक्शन इसी तरफ इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराने लगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपोज करेगी, मूवमेंट को अपोज करती है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है, ऑलवेज क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऑलवेज अपोजिंग फोर्स है। व्हेन टू सर्फेसेस आर पुट इन कांटेक्ट, अब हाँ, ये अपोजिंग फोर्स की वजह क्या होती है, अब हमें ये पढ़ना है, ये फ्रिक्शन की वजह क्या है, कि फ्रिक्शन क्यों लगता है दो सब्सटेंस के बीच में। तो इसकी वजह हमें पता करनी है। अभी व्हेन टू सरफेस आर पुट इन कांटेक्ट, जब हम दो सरफेस को कांटेक्ट में लाते हैं तो irregularities ups and downs of one surface get interlocked with the irregularities of other surface. The force required to unlock this interlocking is friction. ठीक है, आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा, बस ये डेफिनेशन तो आपको याद करनी है। अब मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूँ। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, बेकार सा ही डायग्राम है, मतलब मैंने बनाया, बुक में साफ डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है कि दो सरफेस हैं, ठीक है। अब मान लो तुम कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना ले लो, टाइलें देखिए ना, टाइल्स जो घरों में लगती है कितनी स्मूथ होती हैं, उनमें भी ना ऐसे गड्ढे होते हैं। अगर हम माइक्रो, मतलब बहुत ही छोटे उस पे देखें ना, स्केल पे, तो उसमें भी ऐसे ये चीजें होती हैं। बस फर्क क्या होगा, जो नॉर्मल फर्श होते हैं, पत्थर वाले फर्श होते हैं, उनमें थोड़ी ऐसे ज्यादा होती है, और जो टाइल है उनमें थोड़ी ऐसे होती है, लेकिन होती है दोनों में। तो अब मान लो टाइल के ऊपर एक बॉक्स रखा है या फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा है, तो उस बॉक्स में भी इंटरलॉकिंग होती है ऐसे, मतलब इंटरलॉकिंग क्या कहूँ, अप्स एंड डाउन होते हैं ऐसे। हम ये अप्स एंड डाउन नॉर्मली नहीं देख सकते नेक डाई से, ये मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम, अब ये ऐसे रखा है, ऐसे भी रखा हो सकता है, ऐसे भी रखा हो सकता है, कैसे भी रखा है। अब अगर हम इसे यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि ये वाले पार्टिकल्स जो हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ये वाला जो अप है, ये इस वाले डाउन के साथ चला जाएगा नीचे, मतलब हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये ऐसे होगा, ये सेम चीज है। ये जो चीज, जो ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ आगे आ गया है, जो यहाँ पे थी चीज अब वो यहाँ पे आ गई है, मतलब इंटरलॉक हो चुका है। अब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, मतलब इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके नेक्स्ट पड़ाव, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे लाने के लिए। तो ये फोर्स जो है, जो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए या इंटरलॉकिंग को अनलॉक करने के लिए जो फोर्स हमें लगानी पड़ती है, वो फोर्स होती है फ्रिक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मेन कॉज क्या है, द इरेगुलरिटीज। जैसे इरेगुलरिटीज ऑफ वन सरफेस गेट्स इंटरलॉक्ड विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द अदर सरफेस, मतलब एक इसकी जो ये अप्स एंड डाउन है ना, इनको हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। तो ये जो एक सब्सटेंस की इरेगुलरिटीज हैं, वो दूसरे सब्सटेंस की इरेगुलरिटीज के साथ मिलके एकदम ऐसे बॉन्ड सा बना लेते हैं, मतलब चिपक जाती हैं एक दूसरे से, और फिर इसको ओवर करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। सो दिस इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन हर जगह सेम नहीं होता। जैसे अभी अभी मैंने बताया, टाइल्स वगैरह पे कोई भी चीज को खिसकाना इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम कोई स्टोन्ड वाला फ्लोर लेते हैं।
सो दो चीजों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, एक तो जो नेचर ऑफ द सरफेस और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर। मतलब नेचर ऑफ द टू सरफेस कैसे हो गया, स्मूथ है या रफ है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी। ये इसके साथ लिख लेना पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखा नहीं ज्यादा, इसमें लिख लेना कि अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगी, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। सेकेंड है फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, मतलब वो कितनी फोर्स से एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भारी ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा कि इसकी जो अप्स एंड डाउन होंगी भारी ऑब्जेक्ट की, वो ज्यादा अंदर तक इसके अंदर चली जाएंगी, मतलब ऐसे इंटरलॉकिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ओवरकम करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ये दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था। वैसे तो तीन टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, लेकिन जो ये दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और मतलब स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। मतलब फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कब एग्जिस्ट करता है, जब दो बॉडीज में मूवमेंट नहीं है कोई। मतलब कि बॉडी, एक बॉडी ऐसे रखी है, दूसरी बॉडी ऐसे रखी है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब ये कांटेक्ट में है एक दूसरे के ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो जब इस यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही और हमें मूवमेंट स्टार्ट करनी है, तो इस तरीके की फ्रिक्शन जो अब लग रही है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। इट बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब हमें हम हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं हिला, हमने और फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं हिला, हमने मैक्सिमम जितना फोर्स हम लगा सकते थे ना, हमने उतना लगाया, तो लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट नहीं हिला। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया कि अब बस थोड़ा सा फोर्स और लगेगा तो हिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं हिल रहा। तो इस वक्त क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने थोड़े ज्यादा डायग्राम बना दिए। अ, यहाँ पे हम बॉक्स रखा है सरफेस पे किसी, ये मान लो सरफेस है कोई, कांटेक्ट में है, ये मैंने कांटेक्ट में दिखाई नहीं, कांटेक्ट में है, हमने फोर्स लगाया, ये मूवमेंट नहीं हुई, मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस्ड फोर्स हुई। फिर हमारे साथ हमारे एक दोस्त ने भी फोर्स लगाया, तो ये मूव करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स बन गई है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने और मेरे दोस्त ने ओवरकम कर लिया। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, तो वो आगे बढ़ गई ऑब्जेक्ट। जब मैं अकेला लगा रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो थी वो मेरे से ज्यादा थी या मेरे जितनी थी, तो फोर्स क्या थी, अब मेरे मतलब मेरे से ज्यादा तो नहीं हो सकती, मेरे जितनी थी। मेरे से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फ्रिक्शन अगर मेरे से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट बिना कुछ किए ही पीछे को मूव करने लग जाएगा, तो वो तो केस नहीं हो सकता। मेरे जितनी थी, मतलब जितनी फोर्स मैं लगा रहा था उतनी फोर्स फ्रिक्शन लगा रही थी, बैलेंस फोर्स थी। मैंने फुल अपनी पूरी उसमें पावर लगाई, फोर्स लगाई, लेकिन ये मूव नहीं किया। फिर हम दोनों ने जब कोशिश करी तो हमारा बैलेंस्ड, तो हमारा जो टोटल फोर्स था वो बढ़ गया, और इसलिए क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने ओवरकम कर लिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने ओवरकम कर लिया। तो कौन सा है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब स्टेशनरी है कोई ऑब्जेक्ट, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है किसी के बीच, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इट बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेशनरी स्टेट मतलब रुकी हुई स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, ये दोनों एक ही तरीके के फ्रिक्शन में आते हैं, मतलब ये दोनों डायनामिक फ्रिक्शन हम इन्हें कहते हैं। आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको ऐसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ। तो स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों एक तरीके के डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं हम इन दोनों को मिला के। सो स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सब्सटेंस, अदर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कहूँ ऊपर वाले में क्या था, स्टैटिक में क्या था कि मूवमेंट नहीं हो रही कोई, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मूवमेंट नहीं हो रही, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अब हमने फोर्स लगाई, यहाँ पे इसी एग्जांपल को आगे ले लेते हैं। हमने फोर्स लगाई, अब क्या है, ये सेम ऑब्जेक्ट है, दो ये हम फोर्स लगा रहे हैं, या फिर कोई भी एक बंदा, स्ट्रॉन्ग बंदा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन को उसने ओवरकम कर लिया, तो अब ये सब्सटेंस मूव कर रहा है। तो अब क्या वो फोर्स कम कर देगा, तो क्या वो सब्सटेंस कंटिन्यूसली मूव करेगा फिर भी, मतलब पहले तो ज्यादा लग रहा था, अब उसने एकदम से कम कर दी, बहुत कम कर दी, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अब क्यों रुका वो, हमने तो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया। तो अब वो इसलिए रुका क्योंकि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया था, लेकिन हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं किया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो उस पर फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब ये चीज तो हमने नोटिस करी है कि जब हम किसी चीज को रेस्ट से हिलाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा फोर्स लगती है। लेकिन फिर जब हम उसे स्लाइड करते हैं, कंटिन्यूस लेके जा रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी कम फोर्स हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम एकदम ही अपनी फोर्स कम कर देंगे।
क्योंकि फ्रिक्शन उस पे एक्ट कर रहा है। अगर हम एकदम से कम कर देंगे तो वो रुक जाएगा। थोड़ा सा कम हम कर सकते हैं बिकॉज जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इट इज कंपेरेटिवली वीकर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज कंपेरेटिवली वीकर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? वंस द मोशन स्टार्ट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ वन सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इन द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अदर सरफेस। मतलब जो एक बार सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट कर गया तो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को, मतलब अप्स एंड डाउन को, इंटरलॉकिंग जो है उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता। ये जो अप्स एंड डाउन है इनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाए। जैसे ये हम मूव कर रहे हैं तो ये इसमें ऐसे इतना, इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इसके अंदर चला जाए, ये इसके ऊपर से ये ऐसे अगले स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अगर बड़ा डायग्राम बनाऊं, ये ऐसे और ये ऐसे है, तब ये मूव कर रहा है तो इसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये इसके अंदर चला जाए। ये क्या करेगा, यहाँ पे है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ही नीचे ऐसे जाएगा और ऐसे ऊपर आ जाएगा वापस। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए कंपेरेटिवली वीकर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। थर्ड हमारा लास्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम फ्रिक्शन होती है इसमें। जैसे कि टायर है, टायर को हम ऐसे ही धक्का मारते पता नहीं कितनी आगे तक जाएगा, तो फ्रिक्शन तो उस पर भी एक्ट कर रही है, लेकिन इट इज वेरी मच लेस देन द अदर टू फ्रिक्शन। ये मैंने सीधा आपको लास्ट लाइन ही बता दी। रोलिंग फ्रिक्शन काफी वही है, नाम बता रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस। मतलब जब एक बॉडी फर्स्ट में क्या था, रुकी हुई है, सेकंड में क्या था, स्लाइड कर रही है, थर्ड में क्या है, रोल कर रही है। नाम ही बता रहे हैं सबके, बस स्टैटिक का आपको याद रखना है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो फ्रिक्शन जो रुके हुए पे काम कर रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइड करना, तो वो फ्रिक्शन जो स्लाइड करते वक्त काम कर रही है। और रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो रोल करते हुए काम कर रही है। When one body rolls over the surface of another body is called rolling friction। ये बहुत ही वीक होता है। ये मैंने आपको बता दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है स्टैटिक, देन स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। रोलिंग जो है वो लीस्ट होता है, और रोलिंग जो है वो लीस्ट फ्रिक्शन होता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम व्हील का यूज करते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन या ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप खुद सोचो, व्हील के बिना आप अपनी लाइफ सोचो कैसी होगी। कोई गाड़ियां नहीं, गाड़ियां छोड़ो, कार्ट्स भी नहीं, वुडन कार्ट्स भी नहीं होती। तो दे सेव लेबर। अब मान लो सीमेंट की बोरी लेके जानी है, बहुत भारी होती है। अगर एक बोरी ले जाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, जबकि अगर हमारे पास कार्ट है, वुडन कार्ट है, तो क्या होता है, व्हील्स लगी हुई है, उसमें एक ही बंदा पता नहीं कितनी 7-8 थैली भर के एक ही कार्ट में एक ही बार में ले जा सकता है। तो सोचो कितना लेबर सेव हुआ, उसको एनर्जी भी कंपेरेटिवली कम लगानी पड़ी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो व्हील है उसने फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया सरफेसेस के बीच का, उसने फ्रिक्शन बहुत ही कम कर दिया। अब मान लो कार्ड में व्हील्स नहीं होते, नॉर्मल ऐसे डिब्बे डिब्बे से लगे होते नीचे, तो वो घसीटते हुए लेके जाता हूँ, उसमें भी काफी प्रेशर लगता है। मान लो कार्ट बना ली लेकिन व्हील नहीं है, ऐसे स्क्वायर है वो, तो फिर कितना प्रेशर लगता, मतलब बहुत फोर्स लगता। तो व्हील क्या करता है, व्हील जो है वो फ्रिक्शन को कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम कर देता है, एकदम महसूस ही नहीं होता कि फ्रिक्शन लग भी रहा है। सो व्हील जो है वो काफी ज्यादा यूज में आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में कहूँ कि बहुत कम हो जाती है फ्रिक्शन, इसलिए हम उसका बहुत ही यूज कर सकते हैं। वो इट सेव्स लेबर एंड इट सेव्स एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शन अननेसेसरी इवल। मतलब अननेसेसरी इवल, इसका मतलब तो समझो, नेसेसरी इवल मतलब नेसेसरी भी है और इविल भी है। तो ऐसा क्या है उसमें कि वो इविल है लेकिन फिर भी हमारे लिए नेसेसरी है, या फिर ऐसा क्या है उसमें कि वो इविल है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो नेसेसरी है हमारे लिए डेली लाइफ्स में। मतलब हमारी डेली लाइफ बिना फ्रिक्शन के हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता बिना फ्रिक्शन के हमारी लाइफ में। और सेम टाइम पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम ये देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन नेसेसिटी क्यों है। सबसे बेसिक आ जाता है हमारा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। हम क्यों चल पा रहे हैं, और हम गीले गीले फर्श पे क्यों गिर जाते हैं। हम सेम टाइलों पे, नॉर्मल अगर टाइलें तो हम चल रहे हैं, पानी गिर जाता है, हम फिसल जाते हैं उस पर, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे फुट में, हमारी फीट में और ग्राउंड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, हम ग्राउंड को पुश करते हैं, हम एक्शन कर रहे हैं ग्राउंड को पुश करके, और वो जो ग्राउंड है वो हमें वापस वही सेम फोर्स हम पे वापस लगा रहा है, हम पे रिएक्शन कर रहा है और हम आगे मूव कर रहे हैं। ये आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ोगे पूरा, तो अभी इसका बेसिक समझ लेना, ये न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं इसे। तो इसका बेसिक समझ लेना कि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज वापस हम पे फोर्स लगा रही है, एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हम फोर्स पे ग्राउंड लगा रहे हैं, एक्शन, ग्राउंड हम पे वापस फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन, और वो फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमें आगे को पुश कर रही है और हम मूव कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, जैसे गीले सरफेस में वाटर आ जाता है बीच में, तो इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। वाटर आ गया ना, मतलब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम से समझ आएगा। ये है, ये है,
अब यहाँ पे पानी आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी भर गया थोड़ी थोड़ी जगहों पे। अब अगर हम जैसे नीचे इसमें जाएंगे भी, इंटरलॉकिंग करेंगे भी, तो थोड़ा सा पानी तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो पानी बचेगा ना नीचे, तो इंटरलॉकिंग हो नहीं पाएगी अच्छे से, और इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वी विल फॉल, वी टेंड टू स्लिप और फॉल। फिर सेकंड हो गया फॉर रोलिंग, फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रोड इज नेसेसरी फॉर व्हीकल्स, हर व्हीकल को चलने के लिए व्हील्स की जरूरत है, और व्हील्स को मूव करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो व्हील्स हैं वो एक ही जगह पे, अपनी एक ही जगह पे ऐसे स्पिन करती रहेंगी, वो आगे मूव ही नहीं करेंगी, वो एक ही जगह पे स्पिन होती रहेंगी, जैसे उल्टी बाइक्स रखते हैं और फिर एक्सलेट करते हुए टायर एक ही जगह पे घूमता रहता है ना, वही चीज सीधी बाइक के साथ भी होगी। सो फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन कम भी हो जाता है तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी, वो ग्रिप लूज कर लेगी, स्किड मार लेगी, टर्न मार लेगी बिना हमारे स्टीयरिंग घुमाए, उसमें ये सब चीजें होती रहेंगी। तो फ्रिक्शन एब्सेंट है तो वो एक ही जगह पे स्पिन करता रहेगा, और अगर थोड़ी सी भी कम है, जितना हमें चाहिए उससे कम है, तो वो स्किड और टर्न लेती रहेगी। जैसे स्लिपरी रोड होती है ना जहाँ जहाँ, वहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं स्किड्स और टर्न्स की वजह से, दैट इज जस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रिक्शन। थर्ड आ जाता है लास्ट हमारा, परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे टास्क। हमारे जो डे टू डे टास्क होते हैं, जैसे कुछ भी हम करते हैं ना, जैसे होल्डिंग अ पेन, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, पिकिंग समथिंग, सिटिंग ऑन अ चेयर, इन सब के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रही हम कहीं पे बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी और चेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, हम बैठते ही फिसल जाएंगे, हम किसी चीज को उठा नहीं पाएंगे, हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे कुछ, तो ऐसे सारे बेसिक टास्क के लिए फ्रिक्शन चाहिए। फिर सेकंड फ्रिक्शन है इवल, इट लीड टू लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का, क्योंकि जो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते थे डायरेक्ट अपना काम करने में, उसमें से मेजर एनर्जी हम यूज कर लेते हैं फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एक मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज कर रहा है, जो हम काम कर रहे हैं उसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन। तो इसको अपोजिशन से हटाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो वेस्ट करनी पड़ती है पहले फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी को वेस्ट करना होता है। सो इट लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर। वियर एंड टियर होता है, जैसे आप देखते हो पुराने जूतों के सोल घिस जाते हैं, तो आप तो नहीं घिसते ना उन्हें, चलते चलते वो अपने आप घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से उनके बीच में, मतलब वो रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं। क्यों होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, इसलिए उनमें वियर एंड टियर आ जाता है। मशीन के पार्ट्स वगैरह भी इसीलिए वियर एंड टियर हो जाता है उसमें, और उसकी वजह से रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। A significant amount of energy supplied to a machine gets wasted in the form of heat energy while overcoming force of friction. इससे पहले मैं आपको एक बेसिक बताऊं, मैच स्टिक कैसे जलती है। हम जब माचिस को रगड़ते हैं तो माचिस जल जाती है, तो वो रगड़ना क्या होता है? वो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज कैसे जल गई? क्योंकि जब फ्रिक्शन लगता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही है, हम उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे, मतलब माचिस में यूज हो रहा है और चीजों में नहीं कर पा रहे। तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं कुछ और काम करने के लिए, वो एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो रही है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। मतलब पहले तो एनर्जी वेस्ट हो रही है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और उसमें से भी काफी एनर्जी वेस्ट हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है? तो सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस होता है, चीजें फट वट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वेयर एंड टियर हो जाता है। तो ये हो गया फ्रिक्शन इज इविल। लेकिन इनके अगर हम इस इविल साइड्स को देखें तो इट इज नथिंग एज कम्पेयर टू इट्स यूजेस, जिसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो मशीन वैसे भी काम नहीं करेगी, अब है तो कम से कम काम तो कर रही है। सो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।